हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कक्षा 9वीं का ब भाग का पद्य भाग में कविता है गीत अगीत। इस लेसन में हमें बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि चुप रहने में भी एक संघर्ष होता है। पहले हम पाठ प्रवेश के बारे में बात करते हैं कि प्रस्तुत कविता गीत अगीत कवि ने प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण किया है। कवि को कहीं नदी के बहाव में गीत का जन्म होता हुआ जान पड़ता है, तो कहीं शुक शुकी नामक पक्षी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। और जब एक लोक गीत को गाता प्रेमी गीत गान में निमग्न दिखाई देता है, तो कवि का मानना है कि गुलाब का फूल, शुकी पक्षी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत का निर्माण न किया हुआ हो या गीत गान भले ही न कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का निर्माण और गान भी हो रहा है। प्रस्तुत कविता में यही प्रश्न कर रहा है कवि कि मेरे द्वारा गाया गया गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा गा सकने वाला गीत अगीत सुंदर है। गीत अगीत कविता में कवि ने मानवीय राग और प्रेम का वर्णन किया है। कवि चाहता है कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाती हुई तेजी से बह रही है। ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से टकरा रही है और कुछ कह रही है। किनारों के पास में ही एक गुलाब चुपचाप यह सब देख रहा है, सुंदर होने के बाद भी, और मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने उसे भी बोलने की शक्ति दी होती तो वह भी पूरी दुनिया को अपने सपनों के गीत सुनाता। कविता के दूसरे भाग में कवि तोता और मादा तोता के प्रेम का वर्णन कर रहा है कि एक तोता पेड़ की उस घनी डाल पर बैठा हुआ है जो डाल उसके घोंसले को छाया देती है। उसी घोंसले में उस तोते की मादा यानी उसकी पत्नी अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को सेक रही है। और कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है तो तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाना गाने लग जाती है, चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा पा रही है। कविता के तीसरे भाग में कवि दो प्रेमियों का वर्णन करता हुआ कहता है कि दोनों प्रेमियों में से एक प्रेमी शाम के समय अपने लोकगीत गाता है तो उसकी प्रेमिका उस गाने को सुनने के लिए अपने घर से वन की ओर खिंची चली आती है। वह चोरी से छुप छुप कर अपने प्रेमी का गीत सुनती है और मन में सोचती है कि वह गीत का हिस्सा क्यों नहीं बनती। कवि यह सब देखकर सोच रहा है कि मेरे द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है या प्रकृति द्वारा गाया जाने वाला अगीत सुंदर है। पहला पद्य या काव्यांश देखते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी, विरह यानी दुख, तटनी यानी नदी, वेगवती बहती जाती है। बिछड़ने के योग में नदी तेज गति से बह रही है और गा रही है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। पत्थरों से टकरा करके जब वो बह रही है तो अपना दुख समझा रही है और दिल हल्का कर रही है। तट पर एक गुलाब सोचता, वहीं किनारे पर एक गुलाब सोच रहा है, देते स्वर यदि मुझे विदाता, अगर भगवान मुझे स्वर देते, बोलने की शक्ति देते, तो मैं इसी तरह गा करके अपना गीत सभी को सुनाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। मेरे भी जब पतझड़ आता है तो वो जब दुख आता है तो मैं भी सबको ये दुख समझा पाता। मैं गा गा कर बह रही निर्झरी नदी, लगातार बहने वाली, पाटल मुख खड़ा तट पर, पाटल वही गुलाब का फूल, गीत अगीत कौन है सुंदर। सुंदर तो वो फूल भी है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है तो वो अगीत का उदाहरण है। और गीत जो नदी है वो बह करके अपना गान कर रही है, अपने दुख को छलका रही है। तो इन दोनों में से कौन सुंदर है? दोबारा देख लेते हैं। कविता के इस भाग में नदी के बहने से जो सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, कवि ने उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
कवि कहता है कि नदी को बहता हुआ देखते हुए ऐसा लगता है जैसे नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए बड़ी तेजी से बह रही है, और ऐसे में लगता है कि वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई बह रही है। कवि कहता है कि किनारे के पास में ही एक गुलाब का चुपचाप फूल बैठा हुआ है और अपने मन में सोच रहा है कि यदि भगवान ने भी उसे बोलने की शक्ति दी होती तो वो भी अपनी पूरी दुनिया को सपनों के गीत सुना पाता। झरना भी बह बह कर कह रहा है कि गुलाब किनारे पर चुपचाप खड़ा है। कवि ये सोचकर कह रहा है कि मेरे द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है फिर कि प्रकृति द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है। नेक्स्ट काव्यांश है, बैठा शुक उस घनी ढाल पर जो खोते को छाया देती। शुक यानी तोता एक घनी पत्तों की छाया में बैठा हुआ है। पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती, और उसी घोंसले में जाकर के एक शुकी बैठी हुई है, मादा तोता बैठा हुआ है जो पंखों पर अपने बच्चों को सेक रहा है। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। पर्ण यानी पत्ता, बसंती यानी अच्छा या सुबह की जो किरणें होती हैं। तो गाता शुक, शुक गाना चाहता है वसंती किरण जब पर्ण यानी पत्ते से छन करके छाया छनती है, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन शुकी अपने बच्चों के प्यार में रह करके, स्नेह में रह करके चुप रह जाती है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मग्न शुकी का पर है। कि शुकी चुपचाप है लेकिन जो शुक है उसका स्वर गूंज रहा है और वो गा रहा है। अब इनमें से कौन सुंदर है, गीत या अगीत? गीत यहाँ पे शुक है और अगीत यहाँ पे शुकी है जो अपने बच्चों के स्नेह में चुपचाप है। तो इस भाग में तोता और मादा तोता के बारे में वर्णन हो रहा है कि घनी डाली पर जब तोता बैठा हुआ है और डाल घोंसले को छाया देती है, उसी घोंसले में उस तोते की मादा पत्नी यानी मादा अपने पंखों को फैलाकर बच्चों को, अंडों को देख रही है। कवि कहता है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन करके आती है, तोतों के पंखों को स्पर्श करती है, तोता गाना गाने लगता है। उसका गाना सुनकर मादा भी गाने चाहती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट करके रह जाता है और उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पाता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है। उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले नहीं समा पा रही है, मतलब बहुत खुश हो रही है। कवि यह देखकर सोच रहा है मेरे द्वारा गाया जाने वाला गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब ये तो हुए हमारे दोनों काव्यांश। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है, इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। नदी अपना दुख कम करने के लिए किनारों से बहती हुई उनसे टकरा करके आवाज कर रही है। वही किनारे पर उगा हुआ जो गुलाब का फूल है वो सोच रहा है कि भगवान मुझे भी ये शक्ति देता कि मैं भी बोल सकता तो अपने स्वप्न के बारे में, अपने पतझड़ के दिनों के बारे में, अपने दुख के बारे में मैं भी दुनिया को सुना पाता। तो इस तरह से वो कहता है, देते स्वर यदि मुझे विदाता, अपने पतझड़ के पंख सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। नेक्स्ट है, जब शुक गाता है तो शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों का स्पर्श करती है तो तोता गाने लगता है। उसका गाना सुनकर उसकी मादा भी गाने लगती है, लेकिन उसका गीत केवल तोते के प्यार में लिपट कर रह जाता है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उधर तोते का गीत पूरे वन में गूंज रहा है और इधर उसकी मादा उसका गीत सुनकर फूले ही नहीं समा पा रही है। प्रेमी जब गीत गाता है तो प्रेमी की क्या इच्छा रहती? प्रेमी की क्या इच्छा? जब प्रेमी गीत गाता है तो प्रेमिका की इच्छा रहती कि चोरी छुपकर उसका गीत सुने और मन में सोचती है कि वह भी उस गीत का हिस्सा बनती। नेक्स्ट है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति का चित्रण कीजिए। प्रथम छंद में नदी के बहने का दृश्य दिखाई दे रहा है और कवि का मनोहारी दृश्य वर्णन कर रहा है। नदी विरह के गीत गा रही है, तेजी से बह रही है। नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी हो रही है और तेजी से बहे जा रही है। ऐसा लगता है वह अपना दुख कम करने के लिए किनारों से टकरा रही है। वही किनारे पे रखा हुआ गुलाब, उगा हुआ गुलाब देख रहा है कि भगवान मुझे भी इतनी शक्ति देता और मैं भी बोल पाता, अपने सपनों के गीत दुनिया को सुना पाता।
प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए कि प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध बहुत ही गहरा होता है। पशु पक्षी प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति ही उन्हें आवास देती है और भोजन प्रदान करती है। मनुष्य को प्रकृति के किस रूप में आंदोलित करती है? मनुष्य को प्रकृति भिन्न रूप से आकर्षित करती है, आंदोलित करती है। जब मनुष्य किसी कलकल बहती हुई नदी को देखता है तो उसके संगीत को में खो जाता है। जब मनुष्य हल्की बारिश देखता है तो उसके सरोवर में होकर चाहता है। लेकिन जब तेज तूफान आता है तो मनुष्य उससे बचकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर चला जाता है। सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं होता, कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। जब हमारी भावना हमारे होठों पर लयबद्ध तरीके से बाहर आती है तो उसे गीत कहते हैं। और जब कोई भावना आनंद भी रहती है तो लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, अंदर ही रह जाती है, तो उसे अगीत कहा जाता है, जो मन में छुपा रह जाता है। कभी कभी अगीत भी गीत बनकर स्फुटित हो जाता है। और प्रकृति के द्वारा किए गए शब्दों से कवि भी हैरान है और समझ नहीं पा रहा है कि कवि की भावनाएं जो गीत बनकर बाहर आई हैं वो सुंदर है या प्रकृति के बिना शब्दों पर संगीत। गीत अगीत के केंद्रीय भाव यानी इसमें क्या बताया गया है? तो कवि ने प्रत्यक्ष भावना और छुपी हुई भावना का वर्णन किया है कि कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, लेकिन हर किसी का अपना एक दुख होता है। प्रकृति में छुपे अनेक सौंदर्य के सहारे उन्होंने वर्णन किया है कि नदी के गाने की तुलना गुलाब से करी है, शुक के गाने की तुलना शुकी से की है, वह चुप है, प्रेमी की तुलना प्रेमिका के मौन रहने से की है। इस तरह से इस कविता में कवि ने गीत और अगीत के माध्यम से प्रकृति का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है जो हृदय को पिघलाने वाला है। तो इस तरह से ये गीत अगीत लेसन कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।